हेलो एवरीवन, क्लास स्टार्ट करें अब। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। टॉपिक है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 4 जो है इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 4 में कुछ कंडीशन है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन जो है उसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा। पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा, उसके बाद क्या रूल्स होंगे वो तो अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमें तो देखना पड़ेगा कि जो 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, क्या वो ग्रुप लीगली पार्टनर हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? सबसे पहले कंडीशन है 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, मिनिमम 2 और मोर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और ये जो मैक्सिमम 50 हैं ये एज पर कंपनीज एक्ट 2013 की लिमिट है। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है? आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट के बिना कोई पार्टनरशिप नहीं अराइज हो सकती है। और उसका एक की लाइन मैंने लिखवाई थी पहली क्लास में कि रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। ये लाइन जब आप लिख के आएंगे अपने पेपर में तो अच्छा असर पड़ता है। ये कुछ की लाइन्स हैं। इसका मतलब है कि जैसे एक फादर के अगर 4 पुत्र हैं और फादर की डेथ हो जाती है और फादर का जो बिजनेस है 4 बच्चों को प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो लीगली पार्टनर माने जाएं? 4 बेटे इकट्ठा वो काम कर रहे हैं। हम लोग कॉमन सेंस में, नॉर्मल सेंस में तो हम कह देते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग जब लोग वर्क करते हैं तो यार ये पार्टनर हैं, लेकिन कानूनन वो पार्टनर तब तक नहीं हो सकते जब तक कि उन लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो। क्लियर होगी बात ये? तो पार्टनर रिलेशनशिप और पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम एग्रीमेंट नॉट फ्रॉम स्टेटस। तीसरी जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है? बिजनेस होना जरूरी है। और चौथी एसेंशियल एलिमेंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। और ये भी मैंने बताया था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेसी एविडेंस नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस। तो दोनों में अंतर भी बताया था कि प्राइमा फेसी एविडेंस क्या होती है, कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है। तो जिन्हें नहीं पता वो पहले पुरानी क्लास देख लेंगे तो वहाँ से पता लग जाएगा। और जो लास्ट एंड सुपर मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि हर एक पार्टनर प्रिंसिपल की भूमिका में भी काम करता है, यानी कि वो खुद डिसीजन ले सकता है और उनके लिए दूसरे जो काम करेंगे उनके लिए वो लायबिल होगा। और वो एजेंट भी है, यानी कि जो वो खुद डिसीजन लेगा उसके लिए दूसरे लोग भी जिम्मेदार होंगे। म्यूचुअल यानी कि बोथ साइडेड एजेंसी का प्रिंसिपल जो है वो पार्टनरशिप में लगता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपलसरी। तो आंसर इज नो, यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है। और रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप कंपलसरी नहीं है तो हम बात करते हैं कि टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो किसी भी समय कराया जा सकता है, क्योंकि जो चीज़ कंपलसरी है उसी का हम लोग टाइम की बात कर सकते हैं कि क्या पहले कराना चाहिए, कौन सी डेट से पहले कराना चाहिए। तो बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी तो इट कैन बी इफेक्टेड एट एनी स्टेज, यानी कि बिफोर फॉर्मेशन और आफ्टर फॉर्मेशन। पार्टनरशिप बनाने से पहले भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पार्टनरशिप बनाने के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई हाँ बताइए। तो जैसे म्यूचुअल एजेंसी में आपने बताया कि एक अगर कोई पार्टनर लेता है, कोई भी लायबिलिटी होती है तो बाकी सारे लायबल होंगे। तो सर लेकिन पार्टनरशिप में वो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको पहले दूसरी की कंसेंट लेनी चाहिए? देखिए आपका क्वेश्चन है तो मैं जो लोग सामने देख रहे हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो नाम क्या है आपका? संयम। संयम का क्वेश्चन ये है कि जैसे पार्टनरशिप में एक पार्टनर अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके लिए दूसरे लोग लायबिल होते हैं। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये ड्यूटी नहीं बनती पार्टनर की कि जब वो डिसीजन ले तो दूसरे पार्टनर की भी सहमति ले? ठीक है ना, यही तो क्वेश्चन है आपका।
देखिए ड्यूटी बनती है नहीं बनती है तो डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर। अब अगर हम माना सेव क्लासेज हैं, सेव क्लासेज में हम माना 4 पार्टनर हैं ABCD, ठीक है। अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि यार ए को हम पावर दे रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर बना दिया, और ए को पावर दे रहे हैं जो भी वो डिसीजन लेना चाहे ले ले, क्योंकि ऐसा भी संभव नहीं है। सपोज कि एक फ्रिज आना है इंस्टीट्यूट के लिए, अब फ्रिज आना है और उसके लिए चारों पार्टनर की सहमति ली जाए, और ली भी जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। सपोज कीजिए पानी की 10 रुपये की बोतल लानी है, अब लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, तो ए बी से पूछ रहा है फ़ोन करके कि देखिए पानी की प्यास लगी है और यहाँ पे फ़िलहाल प्रबंध नहीं हो पा रहा है, मुझे अलाउ करो कि मैं पानी की बोतल खरीद सकूँ। कोई गेस्ट आ गए, कुछ बच्चे आ गए, उनके पेरेंट्स भी आ गए, अब उनके लिए चाय मंगानी है। अब उसने कहा जी 10 लोग हैं, अब बताइए चाय मंगानी है नहीं मंगानी है। जरूरी नहीं है कि ना चारों के चारों पार्टनर सीट पर हों, इंस्टीट्यूट के अंदर हों, ऐसा तो कोई काम चल ही नहीं सकता कि अगर 4 लोग मालिक हैं तो चारों उस समय मौजूद होने चाहिए। तो वो तो डिपेंड करेगा, ये भी तो एक काम है, ये भी तो एक लायबिलिटी है। तो हो सकता है एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि 10,000 रुपये तक का खर्चा तो बिना एक दूसरे की पूछने से हो सकता है, लेकिन 10,000 रुपये ज़्यादा का अगर खर्चा करना है तो सबकी राय लेनी आपको पड़ेगी। लेकिन ये तो एक अलग बात हुई। अब बात आती है कि सपोज कि 10,000 रुपये ज़्यादा का खर्चा है और राय नहीं ली तो क्या होगा। तो ये अभी बात की स्टेज में मैं बताऊंगा आपको कि दूसरे पार्टनर लायबिल होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल तो अभी मान लीजिए कि हैं, म्यूचुअल एजेंसी है, चाहे तुमने राइट ली, चाहे तुमने मतलब कंसेंट ली या नहीं ली, थर्ड पार्टी की तो कोई गलती नहीं है ना। तुमने किसी से रेफ्रिजरेटर मंगाया, फ्रिज मंगाया, अब उसकी क्या गलती है? गलती तो एक पार्टनर की है। जब ये कह रखा था पार्टनर फर्म के एग्रीमेंट में कि अगर आपको 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा करना है तो बाकी लोगों की सहमति चाहिए, नहीं ली तो क्या तुम फ्रिज वाले का कर्जा नहीं चुकाओगे? तो वो तो चुकाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं इस चीज को कह रहा हूं, आगे बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डाउट? तो अब हमने ये कहा था कि क्योंकि रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है तो कोई क्यों कराएगा रजिस्ट्रेशन, बात ये भी आ जाती है ना। रजिस्ट्रेशन अगर नेसेसरी नहीं है तो क्यों कोई कराएगा? तो इसके होते हैं इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा। तो 3 इफेक्ट हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, जिसमें से एक मैंने पढ़ा दिया था। तो इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन को। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, पहला इफेक्ट क्या था नॉन रजिस्ट्रेशन का? नो पार्टनर कैन sue on other partner or firm to enforce, केवल लाइन अलग है, बात वही है, टू एनफोर्स हिज राइट्स arising आउट ऑफ, तो अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह समझ में आ गई बात आपके कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। नो पार्टनर कैन स्यू ऑन अदर पार्टनर ऑफ फर्म टू एनफोर्स हिज राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें तो अब दोबारा समझाना नहीं है मुझे। दूसरा जो इफेक्ट है नॉन रजिस्ट्रेशन का वो क्या है, स्क्रीन बड़ी कर देता हूं मैं, जिससे कि जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मोबाइल पे भी अगर ले रहे हैं तो अच्छी तरह दिखाई दे जाए। दूसरा जो राइट है जो नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट है वो क्या है? पार्टनर साथ के साथ कॉपी कीजिएगा, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म
firm, partner of unregistered firm cannot file a suit, यानी मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता. Partner of unregistered firm cannot file a suit on third party to enforce his rights. Partner of unregistered firm cannot file a suit on third party to enforce his right arising out of contract. यानी कि जो अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है वो भी मुकदमा नहीं कर सकता है अपने राइट्स की सुरक्षा के लिए, अपने राइट्स को पूरा कराने के लिए. एनफोर्स का मतलब है पूरा कराना, कि अगर दूसरा व्यक्ति मना कर रहा है उसके राइट्स देने के लिए तो क्या उसे आप पूरा करा सकते हैं? पूरा कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ेगा, कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. तो कानून का दरवाजा आप नहीं खटखटा सकते. ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, जो लिखा हुआ है उतना समझिए और जो नहीं लिखा हुआ है उससे भी ऑब्जर्व कीजिए. इट मीन्स थर्ड पार्टी कैन sue on a partner of unregistered firm to enforce his right. मना केवल एक तरफा है, यानी कि फर्म या पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का थर्ड पार्टी के ऊपर स्यू नहीं कर सकता, लेकिन थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन फर्म और पार्टनर टू एनफोर्स हिज राइट. देखिए, गलती जिसकी है उसी को तो पेनलाइज करेंगे. उदाहरण मैं दे देता हूं आपको. उदाहरण में क्या होगा कि अगर एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसने कुछ गुड्स उधार बेचा और कस्टमर ने उसका उधार का पैसा नहीं दिया, तो क्वेश्चन ये है कि कैन फर्म फाइल ए स्यू ऑन डेटर टू रिकवर हिज ड्यूज? आंसर इज नो, बिकॉज फर्म इज अनरजिस्टर्ड. बट इफ फर्म परचेज सम गुड्स ऑन क्रेडिट एंड फर्म डिनाई कि वो पैसा नहीं देगी, तो कैन क्रेडिटर कैन स्यू ऑन फर्म? आंसर इज यस. थर्ड पार्टी समझते हैं क्या है? थर्ड पार्टी का मतलब होता है जिन लोगों के बीच में कोई रिलेशन है, चाहे वो किसी भी चीज का रिलेशन हो, उसके अलावा सारी दुनिया थर्ड पार्टी है. पहली बात तो ये समझिए. जैसे मेरे और आपके बीच में स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप है, तो इवन आपके फादर, इवन आपके ब्रदर, रिलेटिव भी थर्ड पार्टी हैं. तो ऐसी पार्टनरशिप फर्म एक है, तो पार्टनर्स तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी हो गए. लेकिन फर्म के बाहर जितनी भी दुनिया है, अगर आप माल बेच रहे हो तो माल खरीदने वाला, अगर आप माल खरीद रहे हो तो माल बेचने वाला, ये सब थर्ड पार्टी हैं. तो थर्ड पार्टी उस सेंस में यूज होता है. तो पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए स्यू ऑन थर्ड पार्टी टू एनफोर्स हिज राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट ए थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म टू एनफोर्स हिज राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है? तो पहले से नोट के रूप में लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल भी लिखेंगे. इसका नोट के रूप में लिखते हैं. बट ए थर्ड पार्टी कैन sue on a partner of unregistered firm
but a third party can sue on a partner of unregistered firm to enforce his rights. But a third party can sue on a partner of unregistered firm to enforce his right arising out of contract. Arising out of contract. But a third party can sue on a partner of unregistered firm to enforce his right arising out of a contract. एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, इफ फर्म sold some goods if firm sold some goods on credit, if firm sold some goods on credit to third party, then firm cannot recover, then firm cannot recover his dues because firm is unregistered. Example 2, if firm had purchased some goods, on credit, then creditor can sue to recover his price. बात समझ में आ गई आपके? If firm has purchased some goods on credit, then creditor can sue to recover his price. कोई डाउट हो बता दीजिए, यहां तक कुछ भी डाउट हो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो बता दीजिए। जो बच्चे घर से लाइव क्लासेस का मजा ले रहे हैं वो भी मुझे बता दीजिए कि कोई डाउट तो नहीं है। जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं कि सर डाउट नहीं है कोई। बाकी बच्चे भी जल्दी से जवाब भेजिए अपना, कोई डाउट है या नहीं है। कोई डाउट तो नहीं है, मैं आगे बढ़ूं? आपको भी कोई डाउट नहीं है? अब बात आती है तीसरे इफेक्ट की। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। पहला इफेक्ट है नॉन रजिस्ट्रेशन का। पहली हानि जो है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन को हम डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इफेक्ट में हमें नुकसान ही नुकसान दिख रहा है, कोई फायदा तो दिख नहीं रहा। माना पेपर में आ जाए कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, और बच्चे सोचे हैं सर ने डिसएडवांटेज तो कभी पढ़ाई नहीं है। तो भाई सीए के स्टूडेंट को थोड़ा बहुत समझ जाया करो कि अगर शब्द का चयन दूसरा कर लिया इंस्टीट्यूट ने तो आप अपना थोड़ा बहुत तो माइंड लगाएंगे नहीं लगाएंगे कि इफेक्ट बोल दें नॉन रजिस्ट्रेशन। अब क्योंकि जब इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग तो डिसएडवांटेज ही नजर आ रहे हैं, तो उसे हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। तो पहला इफेक्ट है कि कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर पर या फर्म पर मुकदमा नहीं कर सकता टू एनफोर्स हिज राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा डिसएडवांटेज है कि अनरजिस्टर्ड फर्म और अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर मुकदमा नहीं कर सकता थर्ड पार्टी पर टू एनफोर्स हिज राइट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा जो है, नो राइट टू क्लेम सेट ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ सेट ऑफ एक्सीडिंग 100 रुपीज। पुराना लो बना हुआ है, उस समय 100 रुपीज फिर भी ज़्यादा हुआ करते थे, अब 100 रुपये तो कुछ ज़्यादा होते नहीं।
लेकिन लॉ मेकर्स ने कुछ चेंज ही नहीं करा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बेकार है। फिलहाल मैं लिखवा रहा हूँ आपको, और पेपर में लिखना भी पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन एक होता है ना कि प्रैक्टिकल टच, क्या इसका उपयोगिता प्रैक्टिकल लाइफ में भी है क्या? तो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उपयोगिता नहीं है। जो थर्ड पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, थर्ड पॉइंट लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। थर्ड जो है, थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड इफेक्ट जो है, नो राइट टू क्लेम, नो राइट टू क्लेम set of, no right to claim set of if value exceeds rupees 100, if value exceeds rupees 100, no right to claim set of if value exceeds rupees 100। set of समझते हैं आप क्या है? किस तरह से ड्यूज क्लियर करना, किस तरह से ड्यूज क्लियर करना? अगर हमें किसी से पैसे मिलना है तो राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ को सेट ऑफ बोलते हैं भाई। कैसी कैसी बातें करते हैं। सेट ऑफ बोलते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर पर्सन का देना है और लेना भी है। मतलब एक ही व्यक्ति से हमारी दो दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, लेने वाली भी और देने वाली भी। जैसे कि फर्म है, माना एक अनरजिस्टर्ड फर्म की ही बात कर रहे हैं, जब उसके इफेक्ट समझ रहे हैं। उसने एक थर्ड पार्टी है गोलू, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन हुई उसकी, फर्म सोल्ड सम गुड्स टू गोलू ऑफ रुपीज 1000। एक दूसरी ट्रांजैक्शन भी है, फर्म परचेज्ड सम गुड्स फ्रॉम गोलू ऑफ रुपीज 700। फर्म इज अनरजिस्टर्ड। और इफेक्ट क्या कह रहा है हमारा कि अगर फर्म माल बेचेगी तो वो तो रिकवर नहीं कर सकती, 1000 रुपये उसके गोलू पे फंसे हुए हैं। लेकिन थर्ड पार्टी अगर चाहे तो फर्म से रिकवर कर सकती है। तो फर्म ने 700 रुपये का माल परचेज भी कर रखा है गोलू से, तो गोलू तो मुकदमा करके 700 रुपये रिकवर कर लेगा, लेकिन फर्म मुकदमा करके 1000 रुपये रिकवर नहीं कर सकती। अब फर्म ये कह रही है कानून बनाने वालों से, माई बाप ऐसा तो कर दीजिए कि कम से कम सेट ऑफ तो आउट करा दीजिए। एक ही आदमी से मुझे 1000 रुपये लेने हैं, उसके 700 रुपये देने हैं। आप कह रहे हो कि 700 रुपये देने तो पड़ेंगे, 1000 रुपये तुम ले नहीं सकते, हमने गलती करी है, फर्म अनरजिस्टर्ड है। लेकिन कम से कम जो व्यक्ति के हम लेनदार भी हो देनदार भी हैं, कम से कम सेट ऑफ तो करा दीजिए। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि सेट ऑफ करा देंगे, लेकिन 100 रुपये तक का। 100 रुपये बहुत पुरानी अमाउंट है, अब कौन करेगा? इससे बढ़िया तो वो कहेंगे भैया तुम सेट ऑफ ही मत कराओ। यानी कि इस वाले केस में जो मैंने आपके सामने रखा है, यहां पे क्या पोजीशन बनेगी? गोलू तो रिकवर कर लेगा 700 रुपये, लेकिन फर्म 1000 रुपये रिकवर नहीं कर सकती। लेकिन अगर फर्म ने 100 रुपये का माल परचेज किया हुआ होता तो ये जो 100 रुपये थे वो सेट ऑफ हो जाते। उस केस में क्या होता? फर्म का नुकसान 900 रुपये का होता। 900 रुपये का तो तब भी होता। अब क्या है, फर्म अपने 1000 रुपये तो रिकवर कर नहीं पा रही और 700 रुपये उसे देने पड़ेंगे, तो फर्म का नुकसान पूरा है यहां पर 1000 रुपये का। लेकिन अगर सेट ऑफ की वैल्यू 100 रुपये तक की होती तो फर्म 100 रुपये तक के नुकसान से बच जाती। तो जिस समय कानून बना था 100 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है ना। आज की तारीख में 100 रुपये कुछ भी वैल्यू नहीं है। फर्म भी क्या कहेगी, तुम 100 रुपये का सेटअप करा रहे हो, हम अपनी तरफ से दान में छोड़ते हैं, हमें वो चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो नियम है ये प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं है इसकी।
कोई डाउट हो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो बता दीजिए मुझे। क्लियर है? तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन खत्म हो गए आपके, इसे हम डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। कुछ राइट ऐसे भी हैं जो राइट का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपकी फर्म रजिस्टर्ड है तो भी, और अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी, यानी कि राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। कुछ राइट्स ऐसे हैं जिनका फर्क नहीं पड़ता है, चाहे फर्म रजिस्टर्ड है चाहे फर्म अनरजिस्टर्ड है। टोटल वो है 6 राइट्स, 6 में से 3 तो यहीं से बनेंगे जो अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको, राइट्स अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा है? राइट्स अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनके ऊपर इस बात का फर्क पड़ता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी कि उन पर इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3 तो इसी में से आएंगे, जैसे थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन फर्म, थर्ड पार्टी कैन स्यू ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म। यानी कि अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो भी थर्ड पार्टी मुकदमा कर सकती है, और अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भी थर्ड पार्टी मुकदमा कर सकती है। तो यानी कि ये जो राइट है इसके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं चाहे आप अनरजिस्टर्ड हैं। दूसरा राइट भी इसी में से आएगा, 100 रुपए तक का सेट ऑफ आप कर सकते हैं, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं तो भी और चाहे रजिस्टर्ड नहीं है तो भी। 100 रुपए तक का सेट ऑफ तो अलाउड है ना, 100 रुपए से ज्यादा का तब अलाउड होगा अगर आप रजिस्टर्ड हैं। यानी कि 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ के ऊपर तो फर्क पड़ता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, लेकिन 100 रुपए तक के सेट ऑफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप रजिस्टर्ड हैं चाहे आप अनरजिस्टर्ड हैं। और बताइए, एक चीज और आएगी इसी के अंदर से, किस बात पर फर्क नहीं पड़ता? देखिए, राइट ऑफ ए पार्टनर, राइट ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनर और ए फर्म, किस बात के राइट पे? टू फाइल ए स्यू टू एनफोर्स इज राइट अराइजिंग आउट ऑफ अदर देन कॉन्ट्रैक्ट। मारपिटाई का केस हो गया, कोई क्रिमिनल मुकदमा हो गया, तो चाहे आप रजिस्टर्ड हैं तो भी मुकदमा कर सकते हैं, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो भी मुकदमा कर सकते हैं। तो पहले इन 3 को लिखते हैं जो 3 इसी में से निकल के आए हैं, और फिर 3 और नए हैं जो हमें अलग से पढ़ने हैं। हेडिंग क्या बनेगी जी? राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। हेडिंग बनेगी राइट्स नॉट इफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। पहला क्या लिखेंगे हम? राइट्स ऑफ ए थर्ड पार्टी, right of a third party, right of a third party to enforce his right, right of a third party to enforce his right against partner of unregistered firm. Rights of a third party to enforce his right against partner of unregistered firm.
यानी कि थर्ड पार्टी तो मुकदमा तब भी कर सकती है अगर आप नहीं भी रजिस्टर्ड हैं, तो यानी कि इस राइट पर फर्क नहीं पड़ता। दूसरा किस राइट पर फर्क नहीं पड़ता? राइट टू क्लेम सेट ऑफ अप टू ₹100, यानी कि 100 रुपये तक के सेट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप रजिस्टर्ड हैं तो भी और अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो भी। तीसरा, राइट्स ऑफ पार्टनर ऑफ unregistered firm to enforce his right arising out of other than contract, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टनर का राइट जो अदर देन कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे क्रिमिनल सूट है या और कोई है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के अलावा राइट आता है, उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तीन नए हैं, इन्हें भी समझना जरूरी है। तो जिसमें से तीन नए में से पहला जो है वो है राइट ऑफ ए पार्टनर। अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले समझ लीजिए। राइट ऑफ ए पार्टनर ऑफ ए फर्म विच हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लॉजिक भी समझिएगा आप, यानी कि एक ऐसे फर्म के पार्टनर का राइट जिसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। क्यों रखा गवर्नमेंट ने ऐसा? यानी कि विदेशी फर्म है, कोई चाइनीज फर्म है, कोई अमेरिकन फर्म है, कोई ऑस्ट्रेलिया की फर्म है, जिनका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, वो मुकदमा थर्ड पार्टी के ऊपर कर सकती हैं। इसका मतलब ये तो हुआ, यानी वो तो उनके पास तो सारे राइट हैं जिसका कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। क्यों रखा गवर्नमेंट ने? कोई बता सकता है सोच के मुझे, ऐसी क्या जरूरत थी, क्यों रखना पड़ा गवर्नमेंट को? क्यों रखा गवर्नमेंट ने? आप सोच के बताइए कि किसी भी देश की तरक्की में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किस बात का होता है? अमेरिका हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जापान हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब क्या लगता है आपको, क्या रीजन लगता है इसके पीछे कि तरक्की में किस चीज़ का हाथ होता है? सेकेंडरी सेक्टर का। किसका? सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी इंडस्ट्री वगैरह। और कोई बताइए। देखिए, किसी भी देश की तरक्की में जो हाथ होता है वो है इन्वेस्टमेंट। ये सब सब्सिडियरी चीजें हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा इसके पीछे भी तो एक कारण होगा ना। सबसे ज्यादा हाथ होता है वो होता है वहां के लॉज का, कानून का। अनबायस्ड लॉ होने जरूरी हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। देखिए, पब्लिक एट लार्ज एक वो चाहती है अनबायसनेस। हम दिल्ली को देख लें, दिल्ली मेरठ के मुकाबले ज़्यादा डेवलप्ड है। कारण क्या है? मेरठ में आप गाड़ी में जा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं भी लगा रखी है, हिम्मत हो जाएगी पुलिस वाले की रोकने की? बाइकों को तो रोक लेता है वो, लेकिन गाड़ी को रोकता है क्या नॉर्मली? अब दिल्ली में आप चाहे 50 लाख की भी गाड़ी में जा रहे हैं,
अगर कानून तोड़ा है तो फाइन लगेगा, एक डर है। यानी कि मेरठ के मुकाबले दिल्ली में कानून ज्यादा अनबायस्ड है, फॉलो अच्छी तरह से हो जाता है। वहां अमीर गरीब आपकी पोजीशन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता। यहां पर गरीबों को तो सता देंगे, अमीरों के ऊपर हाथ डालने से घबराएंगे। मेरठ के मुकाबले और कस्बे देहात में चले जाएं आप, वहां कानून को जो पालन किया जाता है वो ना के बराबर ही पालन होता है। गांव का कोई ठाकुर भी हो, थोड़ा बहुत पैसा है जिसके ऊपर पास, तो जो पुलिस वाले हैं वो दबे रहते हैं उससे। समझ आ रही है बात आपके? तो एक बार आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना है, अमेरिका में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे और पोजीशन पे थे, मतलब प्रेसिडेंट के पद पर थे, और उनकी बेटी शराब पी के गाड़ी चलाती हुई पकड़ी गई। बहुत बड़ा अपराध तो नहीं है, तब भी उसे सजा काटनी पड़ी थी। यानी प्रेसिडेंट रहते हुए यहां एक सभासद जिसकी कोई औकात नहीं होती है और उसका बच्चा कोई अपराध कर दे तो भी पुलिस उसके ऊपर हाथ नहीं डाल पाएगी। और वहां प्रेसिडेंट की बेटी प्रेसिडेंट के पद पर है, वो छोटा सा अपराध है तो शराब पी के गाड़ी चलाना इतना बहुत बड़ा नहीं है अपराध, तो 4-5 दिन उसे जेल में रहना पड़ा था। वहां कानून सबके लिए बराबर है, उसमें कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है। इससे क्या होता है कि जो आम लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, वो वहां पर फिर जाते हैं। जहां भेदभाव होगा वहां आप जाना पसंद नहीं करोगे। अब ये तो पता लग गया कि कानून है किसी भी चीज के डेवलपमेंट के पीछे। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाहर के लोग आए इंडिया में बिजनेस करें, या गवर्नमेंट नहीं चाहती? चाहती है। पैसा आएगा यहां पर। हाँ। अब बाहर की कोई पार्टनर फर्म आना चाहती है यहां पर, लेकिन वो कहां कहां रजिस्टर्ड कराए भाई अपने आप को? 192-93 देश हैं और रजिस्ट्रार भी पूरे इंडिया का एक नहीं है, अलग अलग एरिया के रजिस्ट्रार हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर तुम अनरजिस्टर्ड रहोगे तो तुम्हें डिसएडवांटेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या कोई फर्म इंडिया में आएगी तो हमने उसे क्या दे दिया? प्रिविलेज दे दिया कि राइट्स ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म इफ फर्म हैड नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी कि ये फर्म कहां की होंगी? बेसिकली बाहर की होंगी। अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है ही नहीं यहां पर, तो आपके राइट पूरे बरकरार रहेंगे। आप ये सोचिए, आप कोई अमेजोन के थ्रू कोई गुड्स खरीद रहे हो और वो जो फर्म है वो बाहर की है, और अब पैसा ना दो आप, अब वो मुकदमा करना चाहे, और आप कहो जी मुकदमा तो कर नहीं सकते तो क्योंकि तुम तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो फिर क्या कोई बाहर का आदमी यहां माल बेचेगा अपना? और ना ही वो रजिस्टर्ड करा सकता माल बेचने के लिए। तो हमने वो क्या कह दिया कि अगर आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है तो यू नीड नॉट टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। क्लियर हो गया? यस सर। तो राइट ऑफ ए पार्टनर ऑफ unregistered firm if firm has no place of business in India. Rights of partner of unregistered firm if firm has no place of business in India. यदि फर्म का कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है। क्लियर है चीज ये? यस सर। कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। अब एक चीज और देखिए, कोई भी अपराध अगर होता है तो उसके लिए कानून है। क्या कानून सभी अपराधों के लिए एक जैसी सजा का प्रावधान है?
छोटी गलती के लिए छोटी सजा, बड़ी गलती के लिए बड़ी सजा। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? चलो आप तो सीए पढ़ रहे हो, आपको थोड़े से कानून पता लग गया पार्टनरशिप के। सारे लोग तो सीए नहीं करते, सारे लोग तो कानून नहीं पढ़ते, सारे लोग तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े हुए। पार्टनरशिप में तो वो भी काम करते होंगे। अब गलती हो गई उनसे, फर्म को रजिस्टर नहीं कराया, नहीं पता उन्हें, फर्म को रजिस्टर नहीं कराया, तो हमने क्या कहा, क्या मुकदमा नहीं कर सकते एक दूसरे लोगों के ऊपर अगर आपके राइट्स को नहीं दिया जा रहा है? क्या जीवन भर वो अब इस डिसएडवांटेज से जूझता रहे? अब रजिस्टर करा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है कि रजिस्टर करा ले बाद में, फर्म को रजिस्ट्रेशन तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन दूसरे पार्ट नहीं चाहते। जब भी आप फर्म में जाओगे तो दबंग भी लोग होंगे ना, वहां पर ताकतवर लोग भी होंगे। सारे के सारे लोग कमजोर या सारे लोग ताकतवर तो नहीं हो सकते। कंपेरिजन अगर करें हम लोग, कुछ कमजोर होंगे, कुछ ताकतवर होंगे। ताकतवर लोग कमजोर लोगों को दबा रहे हैं, तो क्या ताकतवर लोग चाहेंगे कि अब रजिस्टर करा ले? रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सबके सिग्नेचर होंगे ना, ताकत वालों के भी सिग्नेचर चाहिए और कमजोर वालों के भी सिग्नेचर चाहिए। तो आप खुद सोच के बताइए कि अगर ताकतवर लोग दबा रहे हैं तो ताकतवर लोग तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो जाए। अब कमजोर आदमी तो चाहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सारे लोगों के साइन ना हो जाए। तो जो आप कह रहे हो वो संभव इसलिए नहीं है प्रैक्टिकली। तो कमजोर आदमी के पास क्या रह गया? अब घुसता रहे, पिसता रहे, काम करता रहे, पैसा गंवाता रहे, अब प्रॉफिट भी नहीं दे रहे तो मुझे क्या तरीका है भाई? लाइफ पार्टनर में भी क्या तरीका होता है? अगर दो लोगों की नहीं बन रही है तो अल्टीमेटली क्या है? यानी कि डिसोल्यूशन। उसे डिसोल्यूशन का राइट तो दोगे, क्योंकि नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी भाई। वो पूरे जीवन भर कैसे घुटता रहे। तो सब चीज में लॉजिक के साथ आपको करा रहा हूं, जिससे आपको याद हो जाए और भूलो ना आप। टोटल 6 राइट्स हैं जिनके ऊपर रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्ट्रेशन का प्रभाव नहीं पड़ता। 3 तो हमने वहीं से पकड़ लिए जिनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, 3 नए हैं। तो जो नए हैं उनका सबका लॉजिक बता रहा हूं मैं। यानी कि हम क्या लिख रहे हैं, राइट नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन। तो क्या लिखेंगे, राइट ऑफ ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ये वाला जो राइट है इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जैसे एक पार्टनर के पास पावर होती है फर्म को डिसॉल्व कराने की अगर फर्म रजिस्टर्ड है, वही पावर उस पार्टनर को भी होती है जो एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर है। डिसॉल्व हो गई, आपने पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन करे होंगे, रिलायंस अकाउंट बनाया होगा, डिसॉल्व होने के बाद हर पार्टनर की उस एसेट में कुछ हिस्सा होता है, क्या वो भी नहीं मिलेगा उसे? सब डूब गया क्या? समझ आ रही है बात? जोड़िए आप लाइफ पार्टनरशिप से। एक युवक और युवती की शादी होती है, दहेज का जो चलता है कि लड़की वाले कुछ दहेज देते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर नहीं बन पा रही है तो भाई डिसोल्यूशन तो होगा, तलाक तो होगा, और तलाक के बाद लड़की को पैसा भी मिलेगा जो दब रही थी, जो घुट रही थी। तो ऐसे ही जो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, डिसॉल्व कराने की पावर है उसके पास, चाहे आप अनरजिस्टर्ड भी हैं। कब तक घुटोगे भाई? डिसॉल्व फर्म में जो हिस्सा बैठेगा टू शेयर द एसेट्स ऑफ डिसॉल्व फर्म, अकाउंट्स जो डिसॉल्व फर्म के हैं उन्हें देखना, उसका राइट तो बनता है, नहीं बनता है? मतलब बेसिकली क्या है, डिसोल्यूशन का अधिकार है। और डिसोल्यूशन के अधिकार में ये 2-3 अधिकार छोटे छोटे आ जाते हैं, ठीक है? तो लिखिएगा, राइट ऑफ पार्टनर ऑफ unregistered firm to dissolve the firm।
इसी में वो छोटे छोटे आ जाएंगे कि अकाउंट ऑफ द ड्यूअल फर्म, शेयरिंग द एसेट ऑफ द ड्यूअल फर्म, ठीक है ना। वो जो राइट्स है, आप ये बताइए कि एक फर्म जो है अनरजिस्टर्ड फर्म है, वो थर्ड पार्टी से रिकवर नहीं कर सकती है पैसा, लेकिन थर्ड पार्टी उससे रिकवर कर सकती है। ये कानून क्यों बना हुआ है कि गलती जिसने करी है कम से कम उसे नुकसान हो। गलती जिसने करी है उसे ही तो नुकसान होना चाहिए। गलती मैंने करी है, नुकसान उसका किसी और को हो रहा है, तो ठीक नहीं है ना, जायज नहीं है ना ये वाली बात। अब मैं एक चीज आपके सामने रखता हूं कि सपोज कीजिए एक फर्म है, एक ऐसी एग्जांपल रख रहा हूं, इसके जो क्रेडिटर्स हैं यानी जो थर्ड पार्टी जिनसे पैसा लेना है वो 1 लाख रुपए है, और जो डेटर्स हैं वो है 25,000, और अदर एसेट्स हैं वो 25,000 की हैं। फर्म इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या होता है कि फर्म अपनी देनदारी नहीं दे पा रही है, ये तो मतलब होता है। तो उस केस में क्या होता है, इसकी सारी एसेट को बेचा जाएगा, इसकी सारी एसेट को बेचा जाएगा, अब क्रेडिटर का पेमेंट चुकाया जाएगा। अब पूरा नहीं मिल पाता क्रेडिटर को, रेटेबल डिविडेंड मिलता है जिसे हम कहते हैं 1 रुपये में 50 पैसे, 1 रुपये में 25 पैसे, डिपेंड अपॉन कि क्या एसेट्स है। अब इसके बाद एसेट है 25,000 रुपये, क्रेडिटर खड़े हैं 1 लाख रुपए के, और 25,000 के डेटर्स भी हैं, फर्म अनरजिस्टर्ड है। हम कह रहे हैं कि फर्म डेटर से तो रिकवर कर नहीं सकती पैसा क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन क्रेडिटर्स तो फर्म से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अब फर्म हो गई इंसॉल्वेंट, तो ये जो क्रेडिटर्स हैं इन्हें क्या मिलेगा इंसॉल्वेंट होने के बाद? इन्हें तो 25,000 ही मिलेंगे। 1 लाख कहां से लाओगे इंसॉल्वेंट के बाद जब है ही नहीं? मैं कह रहा हूं टोटल इतना है, मतलब इंक्लूडिंग प्राइवेट जो पोजीशन है। मैं तो वो कोई समझा रहा हूं आपको कि प्राइवेट पोजीशन के बाद इतना ही बैठा बस फर्म के बाद। तो बताइए अब क्या होगा? इस 1 लाख वालों को केवल 25,000 रुपए तो मिले, यानी कि 1 रुपए में 25 पैसे मिले। लेकिन अगर मैं कह दें कि 25,000 रुपए भी फर्म रिकवर कर सकती है, अगर मैं कह दें तो क्रेडिटर का नुकसान कम हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा कम होएगा। हाँ, कुछ तो कम हो जाएगा ना। अब गलती फर्म की है, नुकसान इन्हें हो रहा है, और ये मजे ले रहे हैं, तो इन्हें मजे नहीं लेने दिया जाएगा अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो रही है तो। क्यों? क्योंकि ये मजे तब तक तो ले सकते हैं कि जिसका नुकसान फर्म को भुगतना पड़े, लेकिन इनके मजे की वजह से नुकसान जो बेचारा इनोसेंट आदमी है जिसकी कोई गलती नहीं है क्रेडिटर की, उन्हें थोड़ी उठाना पड़ना चाहिए। यानी कि अगर फर्म क्या हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उस केस में फर्म भी थर्ड पार्टी से रिकवर कर सकती है, यानी चाहे फर्म रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है। रजिस्टर्ड के केस में तो वैसे भी कर सकती थी, ये वाला केस अनरजिस्टर्ड में भी कर सकती है। समझ में आ रही है? यस सर। तो लिखिएगा इसे। If firm declared insolvent, then firm has a right to sue on third party to enforce his right. If firm declares insolvent, then firm has a right to sue on third party to enforce his right. बताइए यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर।
कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। नो सर। ये पूरा का पूरा यूनिट मैंने ख़त्म कर दी है। टोटल पार्टनरशिप को 4-5 यूनिट में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो जो पहली यूनिट थी मेन समझने की यही था, ठीक है ना। बाकी तो फिर किसी भी एक्ट में ना शुरुआत के 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये तो पता लग जाए एग्जैक्टली व्हाट इज ए पार्टनरशिप, व्हाट आर द कंडीशन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, व्हाट आर द नेचर ऑफ ए पार्टनरशिप, ये पता लग जाए। उसके बाद तो क्या होगा, पार्टनर के राइट, पार्टनर की ड्यूटी। और पार्टनरशिप एक्ट इतना कॉमन है कि अब मैं जो आगे पढ़ाऊंगा आपको, कुछ चीजें तो टेक्निकल होंगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, अदरवाइज 80% आप खुद भी जानते हो। जब मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा थ्योरी को तो 80% ऑलरेडी आप जानते हो, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप पहले से भी जानते हो। 20% ही ऐसा होगा जो मुझे अलग से बताना पड़ेगा आपको। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।